हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। और इसमें भी आपका हिंदी मीडियम का करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि मैम हमें इंग्लिश में तो वीडियोस मिल जाती है, बट हमें हिंदी में नहीं मिलती। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपके लिए मैं एक हिंदी में भी वीडियोस आपके लिए जो है वो बनाना शुरू कर दूं। तो ये हमारा हिंदी वाला चैप्टर है। ठीक है, तो पहले मैं सेकंड टर्म कवर कर देती हूँ। आपका फर्स्ट टर्म तो चला गया, अब तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम भी हो गए। तो अब आपके लिए सेकंड टर्म के लिए मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं हम? सिक्स चैप्टर। कौन सी क्लास का है ये चैप्टर? तो ये भी है हमारे क्लास सिक्स का। कौन सी कक्षा का है ये? क्लास सिक्स का। ठीक। चैप्टर का नेम क्या है? भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। क्या नाम है चैप्टर का? भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। देखो, यहाँ पे ना एक बहुत फेमस लाइन बोली गई है, बहुत ऐसे मतलब फेमस है ये लाइन। ये किसने दी है? ये बीबी लाल करके एक पर्सन थे, मतलब एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये लाइन लिखी है। उन्होंने क्या बोला है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा, सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी, कि बिल्कुल ही अलग थी ये। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है, जहाँ धनवान और निर्धन के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है। मतलब इसने एक सभ्यता ने ये ऐसा दिखाया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब और बहुत ज्यादा अमीर में को बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस जो अंतर होता है वो नहीं है। अगर हम संक्षेप में देखा जाए तो हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि सामंजस्य दिखाई दिया है, कि हम लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, मिलजुल के रहते थे। तो ये चीज इसमें बताई गई है। अब देखो, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी और इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर दे पाओगे। पहला तो ये कि सभ्यता क्या होती है। दूसरा ये कि भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, कि सबसे पहले हमारी सभ्यता कौन सी स्टार्ट हुई थी। तीसरा था उसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, कि हमारी सभ्यता की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। अब ये जो बना रखा है इतना सुंदर सा, ये क्या है? ये धौलावीरा का किला है। ठीक, कहाँ पे? ये धौलावीरा का किला है, जो कि आपके उत्तरी प्रवेश द्वार पे है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, सभ्यता क्या है। इसने पहले प्रश्न का उत्तर दिया, आपका सभ्यता होता क्या है। तो अध्याय 4 के अंत में हमने देखा था कि कैसे मनुष्य जो था पहले समूह समूह बनाया था उसने, एक स्थान पर रहने लगा था, फिर कृषि किया। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्थान पर रहते हैं, फिर उसके बाद अब रहोगे तो फिर हमें भूख भी लगेगी, भूख के लिए आपने कृषि करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद कुछ कुछ तकनीकी चीजें आ गई, जैसे कि आपका भवन निर्माण हुआ, धातु विज्ञान की आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, यातायात साधन के ऊपर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो उपलब्ध वो जो चीजें होती हैं, वो आप साधन जो होते हैं वो आप करने लगे। इन सब चीजों का क्या हुआ? विकास हुआ और सभ्यता की ओर उन्मुख हुआ, मतलब ये एक नई नई चीजें शुरुआत हुई। ठीक। अब देखो, धातु विज्ञान का मतलब क्या होता है? धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने, तो प्रकृति से पहले धातु निकालने को और उसके बाद उसे शुद्ध करने को, आपस में मिलाने की तकनीक को, और साथ साथ धातु और उसके गुणों का वैज्ञानिक अध्ययन। इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? धातु विज्ञान। पहले उसे निकाला जाए प्रकृति से, फिर उसे शुद्ध किया जाए, फिर उसमें उसको तकनीक लगा के उसके गुणों को और उस चीजों को वैज्ञानिक अध्ययन उनका किया जाए, तो इसको हम बोलते हैं धातु विज्ञान। अब आखिर सभ्यता है क्या? सामान्य रूप से अगर देखा जाएगा तो इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण में किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि एक सभ्यता कम से कम क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो एक सभ्यता में अगर मैं ये पूछ लूं कि एक सभ्यता में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पहला, कि वो शासन और प्रशासन का कोई रूप हो, जैसे कि जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकल्पों से प्रबंधित हो। तो यहाँ पे क्या है, मतलब एक शासन होना चाहिए, क्योंकि एक सभ्यता में क्या है, शासन व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, तभी तो आप इसको एक सभ्यता बोलोगे, नहीं तो हमें समझ नहीं आएगा कौन चार लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो ये चीज है, तो क्या होना चाहिए? उसमें शासन होना चाहिए और उसमें उसको कोई राज भी कर रहा हो, कोई प्रशासन भी होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसमें नगरीकरण होना चाहिए। नगरीकरण मतलब नगर जैसी वो जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए उसमें। जैसे नगर योजना होनी चाहिए, कि नगर बनने में क्या होता है, प्रॉपर योजना की जाती है कि हाँ हमें इतने घर बनाने, इतने बड़े बनाने, इतने छोटे बनाने, ये सब चीजें होनी चाहिए। नगरों का विकास होना चाहिए, उनका प्रबंधन होना चाहिए, जिसमें हमारा और नगर के विकास में हमारा एक जल परिबंधन भी होता है और एक जल निकास व्यवस्था भी होती है। तो यहाँ पे हमारे हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था भी है, कि जल कैसे उसको कैसे संभाला जाएगा, किया जाएगा। और जो जल निकासी होती है, जैसे जल निकासी का मतलब होता है जो घर से पानी निकलता है, जैसे हम अगर हाथ धोते हैं, हम अपने बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, तो सारा पानी कहाँ जाता है?
तो उसको बोलते हैं जल निकासी व्यवस्था। तो जल निकासी व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे? तो बहुत ही अच्छी थी। आजकल की जल निकासी व्यवस्था से भी बहुत अच्छी थी। सोचो आज तो हम इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजें, तब भी इतनी अच्छी हम जल निकासी व्यवस्था नहीं बना पा रहे जैसे जो उस टाइम पे थी, जो कि सोचो उस टाइम पे तो कोई अलग से कोई तकनीकी भी नहीं थी, इतनी ज्यादा डेवलपमेंट भी नहीं थी, है ना, इतनी प्रौद्योगिकी भी नहीं हुई थी, उसके बावजूद भी उस टाइम पे ज्यादा चीजें डेवलप थी। तीसरा क्या पता चलता है आपको एक सभ्यता में? विभिन्न प्रकार के शिल्प, कि वहां पे शिल्पकार कैसे कैसे होते हैं। शिल्प मतलब होता है कि कैसे कैसे वहां पे नए नए काम किए जाते थे। जैसे कच्चे माल से क्या काम हो रहा है, जैसे पत्थर और धातु का प्रबंधन कैसे हुआ है, तैयार माल जैसे कि आभूषण और उपकरण का उत्पादन कैसे हुआ है, इस तरह की चीजें। चौथा है आपका व्यापार। तो व्यापार में ये है कि सभी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा। अब एक शहर में रह रहे हो, नगर में रह रहे हो, तो आपको व्यापार भी करना पड़ेगा। तो व्यापार की वही होती है, क्योंकि गांव में तो कम ही व्यापार होता है, लेकिन शहरों में ज्यादा व्यापार होता है। और नगरीकरण की हम विशेषता देख रहे हैं, वो भी अपने हड़प्पा सभ्यता की, तो वहां पे व्यापार भी होना चाहिए। तो सभी प्रकार की वस्तुएं, उनका आदान प्रदान किया जाता था, एक नगर से दूसरे नगर में और एक क्षेत्र के अंदर भी आपस में आदान प्रदान किया जाता था, और बाहरी रूप से भी किया जाता था। ठीक। उसके बाद है लेखन का कोई रूप। लेखन का रूप में क्या है, अभिलेखों को रखने और संवाद करने की आवश्यकताएं थी। ठीक है, ये था। इसके बाद है आपका जीवन और जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार। जैसे कि आपको कला के बारे में पता था, स्थापत्य के बारे में, साहित्य मतलब बहुत सारी जो किताबें थी उन सब के बारे में, श्रुति परंपरा मतलब उस टाइम उस समय पे क्या था कि सुनने की परंपरा ज्यादा थी। लोगों को जो चीजें याद होती थी, हर चीज होता था, वो कैसे होता था, सुन सुन के होता था। और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति होती थी। ठीक। उसके बाद है कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता मतलब वही जो गांव ही नहीं बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध कराए, नगरों को क्या दे, भोजन दे। तो देखो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि एक सभ्यता में कम से कम ये विशेषता तो होनी चाहिए। सबसे पहला कि वो जो है उसमें एक शासन होना चाहिए। दूसरा, वो एक नगर जैसा होना चाहिए। तीसरा, कि उसमें शिल्पकार या बहुत सारे अलग अलग व्यापार के मतलब बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, ऑक्यूपेशंस होने चाहिए। चौथा, व्यापार होना चाहिए कि हाँ लोग आपस में एक दूसरे से खरीद बेच के व्यापार करें। चौथा, कि वहां पे लेखन का कोई ना कोई रूप होना चाहिए, चाहे वो अभिलेखों को रखने के लिए या संवाद करने के लिए, मतलब आपस की बातचीत के लिए। पांचवा, कि जीवन और विश्व के रूप में सांस्कृतिक विचार होने चाहिए, जैसे कला, स्थापत्य, साहित्य, इसमें कैसे कैसे क्या चलता था। और लास्ट, कि आपकी कृषि उत्पादकता के लिए भी बहुत अच्छी चीज होनी चाहिए, कि कृषि उत्पादक में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी चाहिए, इतनी ज्यादा प्रौद्योगिकी होनी चाहिए कि भोजन कैसे क्या उपलब्ध कराना है, ये सब चीजें पता हो। ठीक। अब देखो, आज विश्व में अधिकांश समाजों में इन विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है कि आजकल आज आप देखो अपने आसपास, तो कितनी सारी चीजें दिख जाती है, इतने अच्छे अच्छे शहर हैं, चीजें हैं, अरे ये सब चीजें तो नॉर्मल है। जल निकासी प्रणाली भी है हमारे यहाँ, तो नगर भी है, बस भी है, मेट्रो भी है, सब कुछ है। तो जिस तरह हमें सभ्यता को परिभाषित किया गया है, उस अर्थ से सभ्यता का आरंभ कब हुआ, अगर हमने इस सारी चीजें जो अभी ऊपर देखी कि ये सब चीजें होनी चाहिए, तो इस तरह के से हमारा सभ्यता कब बनी। तो विश्व के अगर पूरे विश्व के तौर पे अगर देखा जाएगा, तो अलग अलग समय पर हमारी सभ्यताएं बनी है। कब कब बनी है? अलग अलग समय पर हमारी सभ्यता बनी है। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया बोला जाता है, देखो अब इसी में बता रहे हैं कि पूरे विश्व में कौन सी सभ्यता कैसे क्या आई। तो विश्व में बता रहे हैं मेसोपोटामिया करके एक सभ्यता आई है, मेसोपोटामिया करके जो जगह थी वहां पे एक सभ्यता आई है। उसमें जो सभ्यता आई है, आप आज के देश में अगर आप देखो कि मेसोपोटामिया तो किसी देश का नाम ही नहीं है, तो कौन सी जगह पे था। आज की जगह अगर देखोगे आज के टाइम पे, तो इराक और सीरिया आज के टाइम पे ये है इन देशों का नाम। जो पहले के टाइम पे जिसको मेसोपोटामिया बोला जाता था, के नाम से जाना जाता था, वहां लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा सभ्यता का आरंभ हुआ था। और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। तो सबसे पहली सभ्यता आपकी मेसोपोटामिया की हो गई, हम ये बोल सकते हैं वन हो गया। और यहाँ उसके बाद क्या हुआ, आपकी मिस्र की सभ्यता स्टार्ट हुई, तो ये आपका दो हो गया। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। सही अर्थों में अगर देखा जाए, तो प्राचीन सभ्यताओं में बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। कि उसी समय से लेकर अभी तक बहुत सारे हमें वहां से योगदान मिले हैं, बहुत ज्यादा प्रगति मिली है, कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें भी की जा सकती थी। बहुत कुछ सीखा है हमने अपने पुराने समय में। तो अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप आज हम मतलब जो चैप्टर है हमारा, सिर्फ वो भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में, इन दोनों सभ्यता के बारे में नहीं है। इनका तो सिर्फ नाम नाम बता दिया, मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र। लेकिन हमारे यहाँ की जो सभ्यता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। और उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। अब ये देखो, 4000 के समय पर हमारी कौन सी सभ्यता चल रही थी। 4000, वो भी ये ईसा पूर्व वाला समय है, मतलब पहले वाला। यहाँ पे उल्टी गिनती चल रही है, 4000, 3000, 2000, हाँ।
तो यहाँ पे हमारी मेसोपोटामिया का समय स्टार्ट हुआ। ठीक। उसके बाद में मिस्र की सभ्यता का आरंभ जो हुआ वो 3000 के समय पे हुआ। और अगर हम अपनी सिंधु घाटी का बोलेंगे तो हम 3500 से हम ये सिंधु घाटी का सभ्यता का बोलते हैं, जो कि हमारी यहाँ पे है सिंधु सरस्वती और सभ्यता ये बोला जाता है। 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक हमारी सिंधु जो ये थी वो ये सभ्यता चली थी, तो 3500 नहीं 2600 से चली थी। ठीक, थोड़ा सा मैंने गलती बोल दी, ये 2600 से थी। ठीक है। अब है गांव से नगर, कि गांव से नगर कैसे क्या बने, कैसे क्या डेवलपमेंट हुई, ये सब चीजें देखेंगे। तो पंजाब, आज के समय का जो पंजाब है, देखो हमारा पंजाब तो इधर का ही है। ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एरिया है, ये जो ऐसे एरिया है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो पंजाब है ना, यहाँ पे जो पंजाब है, ये कुछ पंजाब हमारा बाहर भी जा चुका है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि पंजाब जो आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो चुका है, और सिंध जो अब पाकिस्तान में, जो सिंध वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान वाले में है, ये विशाल मैदान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां सिंचित करती थी। मतलब यहाँ पे क्या होता था कि पहले के समय में यहाँ पे एक नदी बहती थी, वो नदी अभी भी बहती है, मतलब सिंधु घाटी सब वो नदी है। तो सिंधु जो नदी है वो ऐसे जब बहती थी, और यहाँ पे बहुत सारी आके नदियां जो है इससे मिली है, जिसको हम सहायक नदियां बोलते हैं। सहायक नदियां होती क्या है, जो जैसे अगर मान लो ये एक मेन रिवर है ना, मतलब एक मेन नदी है, उसमें आके कोई छोटी छोटी नदी, कोई छोटी छोटी नदी अगर उसमें आके अपना पानी मिला रही है, देख रहे हो, पानी मिला रही है, दे रही है अपना पानी, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी। लिखा भी हुआ है, वह नदी जो किसी बड़ी नदी या झील में मिलती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना नदी छोटी है और गंगा नदी बड़ी है। तो गंगा जो हो गई हमारी मतलब बड़ी नदी हो गई, और उसमें जो मिला है आके पानी वो यमुना नदी का मिला है, तो वो हमारी सहायक नदी हो गई। ठीक। तो ये इस जो इधर वाला जो एरिया था पूरा, यहाँ पे क्या था, सिंधु जो हमारी नदी थी, वहीं से पानी आता था, और बहुत सारे यहाँ पे इलाकों में सारा पानी जाता था, जिससे हमारी जो फसलें थी उसको सिंचित किया जाता था। ठीक। तो सिंधु नदी के इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया गया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ ये सहस्त्रवादियों, पहले एक अन्य नदी सरस्वती, हाँ इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक सरस्वती नदी भी करके थी जो यहाँ पे चलती थी, जो हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात देखिए कि कुछ क्षेत्र से प्रभावित होकर रहती थी। अब देखो कहा क्या बेटा, सरस्वती नदी कैसे चल रही थी, मान लो ये क्या है, माउंटेन है। ठीक। तो उसकी फुट हिल्स पे, तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कौन सी नदी चल रही है, आपकी सरस्वती नदी चल रही है। ठीक। अब क्या है, आपके कुछ क्षेत्रों से होकर प्रभावित होती थी, और अगर देखा जाए तो 3500 से, अगर ईसा पूर्व से देखा जाए, पूरे क्षेत्र में, गांव में, नगरों में परिवर्तित हो गए थे। लगभग 2600 से लेकर अगर देखा जाए तो बढ़ते वहां पे क्या बढ़ रहे थे, व्यापार बढ़ रहे थे, और विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो रहे थे, कि विनियमों के कारण जो महानगर जो नगर जो थे वो महानगर बन रहे थे, छोटे से नगर बड़े बड़े महानगर बन रहे थे। तो इस सभ्यता को पुरातत्ववेताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया। जैसे आपके भी घर में बहुत सारे नाम होंगे, मान लो चिंटू, मिंटू, है ना। तो छोटा सा अगर आप छोटे हो तो छोटू बुलाता होगा, कोई कोई क्यूटो बुलाता होगा, तो ऐसे करके बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे कभी कभी इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कभी कभी सिंधु सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कितने सारे कारण मतलब पड़ गए। जैसे अब आपका नाम अगर गोलू मोलू है, तो हो सकता है आप गोलू मोलू हो, इसलिए आपका नाम गोलू मोलू पड़ गया है ना। आप सब लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखोगे कि आपको घर पे कौन से निकनेम से बुलाया जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। अब ये क्या है, एक मेन नदी है, ये इस नदी के आसपास आके छोटी छोटी नदियां मिल रही है ना। ये जो है पूरा भारत का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक। ये जो नदी है, ये नदी के आसपास क्या है, लोग रहते हैं, इधर रहते हैं, इधर रहते हैं। ठीक। तो इन लोगों को जो पानी मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, वो सिंधु नदी से मिल रहा है, इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम क्या रख दिया, उस नदी के नाम पे रख दिया, सिंधु सभ्यता। ऐसे ही हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों रखा गया, हमारे पुरातत्व में या हमारी जो इतिहास है उसमें होता क्या है बेटा, कि जहां पर भी हमें सबसे पहली कोई चीज मिल जाती है उसी के नाम से उसका नाम पड़ जाता है। जैसे होता है ना, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए। देखो आप अगर दो तीन भाई बहन हो गए ना, तो आप ना अच्छे से रिलेट कर सकते हो। इसमें कहने से अगर कोई बड़ा भाई बहन है ना, और उसके नाम से अगर फेमस हो जाता है, जैसे ऐसे बोलते हैं कि अच्छा राहुल, अच्छा राहुल की मम्मी, हाँ तो आप कहो ना राहुल की मम्मी। अगर जैसे किसी आपकी मम्मी को ना, अगर आप ही के नाम से राहुल, चिंटू, मिंटू, अच्छा मिंटू की मम्मी, तो क्या होता है, जो भी बड़ा बेटा होता है या जो भी बहुत फेमस बेटा होता है, उन्हीं के नाम से फिर वो चल जाता है, फेमस हो जाता है। स्टार्ट हमेशा तो ऐसे होता है, सबसे बड़े बच्चे के नाम पे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी, उसी के नाम से उसका नाम चल जाता है उनके पेरेंट्स का।
तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो सबसे पहले ही ढूंढी थी, सबसे पहले ढूंढी थी हमने हड़प्पा करके एक जगह। तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। अथवा अगर देखा जाएगा तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम भी दिए गए थे। सिंधु सरस्वती क्यों था, क्योंकि सिंधु नदी भी जाती थी और अभी हमने पढ़ा था कि हमारी सरस्वती नदी भी जाती थी, जो मैंने बताया था। तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते थे कभी कभी। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासी को हड़प्पाई और हड़प्पा वासी भी बोला जाता था। अब देखो, जैसे जहां पे जो लोग रहते हैं उसी का नाम क्या पड़ जाता है, उसके नाम पे पड़ जाता है। कि हड़प्पा के लोग हैं तो हड़प्पाई, है ना। जैसे मान लो दिल्ली के लोग होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, दिल्ली दिल्ली वाले बोलते हैं कि अरे तुम तो दिल्ली वाले हो, शहर वाले हो, ऐसे। अगर यूपी के लोग हैं, अरे यूपी के, यूपी वाले लोग, यूपी वाले। तो ऐसे ही हड़प्पा में जो लोग रहते थे उनको हड़प्पाई या हड़प्पा वासी कहा जाने लगा। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। ठीक है। तो जो हमारी तीन चार सभ्यता हम पढ़ते हैं कि सबसे पुरानी है, उनमें से एक हमारी हड़प्पा सभ्यता भी है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो भारत का पहला हमने क्या पढ़ लिया, नगरीकरण पढ़ लिया, जिसको भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हमारा हड़प्पा सभ्यता। ठीक। हाँ। तो ये देखो, ये मैं आपको पूरा बता रही थी ना, जो ये देखो सिंधु नदी है। और सिंधु नदी की सहायक नदी देखो, ये हमारी पूरी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी नदी है, सतलुज नदी है, और यहाँ पे व्यास नदी है। ठीक। तो इतनी सारी इसकी सहायक नदियां हो गई। हाँ। हम्म, हम्म। अब यहाँ पे इसको क्या बोला गया था, इसमें बोला गया था इस सभ्यता के कुछ प्रमुख हमारे नगर दे रखे थे। इन नगरों को ना यहाँ पे वो मिलान करना था इनका, कि कौन सा नगर कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है, कोई जगह पता है आपको? हड़प्पा कहाँ पे है, कालीबंगा। चलो एक काम करते हैं, पहले आप कोशिश करना यहाँ से, ये जो जगह है ना, यहाँ से मार्क करने की। अगर आपका सही होता है तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो फिर मैं कराऊंगी। ठीक है। ठीक, करा दूं। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। वैसे तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन सी जगह कहाँ पे है। देखो, मैं आपको ना थोड़ा सा मैप से भी दिखाने की कोशिश करती हूँ। हम्म, चलो, अगर आप लोग बोलोगे तो पहले एक काम करो, पहले आप ट्राई करो, है ना। पहले आप ट्राई करना, ये ना इनको मिलान करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे धौलावीरा कहाँ पे है आपका, गुजरात में। आप बाकी की भी ऐसे ना मिलान करने की कोशिश करना। अगर आप मिला लोगे तो वेरी गुड, और अगर नहीं मिला पाओगे तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है। हाँ। वो क्या है, हमारी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी में क्या था, मानचित्र अगर हम 8.89 पे देखेंगे तो हमारा क्या है, 6.3 चित्र में हमारा क्या बता रखा है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां बता रखी है। मैंने बताया ना, सिंधु की 5 सहायक नदियां कौन कौन सी थी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। ठीक। और सरस्वती। तो ये 5 हमारी क्या है, उसकी सहायक नदी। झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, व्यास, और हमारी सरस्वती। ठीक। तो ये, तो सिंधु में हमारी 5 सहायक नदी को दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन्हीं नदी के किनारे विकसित हुए हैं। अब देखो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अभी देखो मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ये देखो, हड़प्पा 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 दिख रहा है कहीं। ये देखो, ये है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक, ये है आपका, ये लाखन जोड़ा दो। मोहनजोदड़ो और पांडा, कालीबंगन देखो, ये डाबर कोट है, ये है ना आपका हड़प्पा, ये रहा आपका हड़प्पा। ठीक। तो ये सारी चीजें। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन्हीं नगरों के आसपास यहाँ पे विकसित हुआ है। सरस्वती नदी जिस भारत के घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, हाँ। अब सरस्वती नदी जो थी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा, और अतः इसे ये घग्गर हाकरा भी कहा जाता है। तो हमारी सरस्वती नदी को नाम थोड़ा सा चेंज हो गया, जो कि आजकल घग्गर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। के किनारे के अनेक पुरातत्व मिले हैं। तो ये बोल रहे थे, सरस्वती नदी जिसे आज भारत के घग्गर और पाकिस्तान में हाकरा के नाम से जाना जाता है, के किनारे भी अनेक पुरास्थल मिले हैं, मतलब पुरानी पुरानी जगह पे मिली है। आज एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु में के दौरान बहती है। देखो, दो तरह की नदी होती है बेटा, एक होती है बारहमासी नदी और एक होती है मौसमी नदी। मौसमी नदी का मतलब होता है उस नदी में पानी तभी आएगा जब हमारी ऊपर से क्या आएगी, बारिश। ऊपर हमारे, जो हमारे ये है, सूरज देवता जो है हमारे यहाँ पे बारिश करेंगे, है ना। बोलेंगे मैम सूरज देवता कहाँ बारिश करते हैं, बादल देवता कर रहे हैं पूरी। ठीक। ये, तो ये क्या है, बारिश। जब बारिश आएगी तो उससे जब नदी बहेगी या उससे नदी भरेगी तो उसको क्या बोलते हैं, मौसमी नदी बोलते हैं। ठीक है। जो सिर्फ वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। सरस्वती नदी का वर्णन जो है सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में किया गया था। आपको पता है कितने ग्रंथ है हमारे,
हमारे ना टोटल बेटा 4 ग्रंथ है। कितने ग्रंथ है? 4। उसमें से सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद है। ठीक, सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। तो उसमें हमारी सरस्वती नदी के बारे में लिखा हुआ है। इसके बारे में हमने अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी का रूप माना गया था। सरस्वती नदी को क्या माना गया था? कि एक देवी, और पर्वत से निकल कर समुद्र तक बहने वाली एक नदी, कि वो पर्वत से निकलकर समुद्र में बहती है वो नदी। दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद में ग्रंथों ने इसी नदी को सूखने और अथाह लुप्त हो जाने का वर्णन भी मिलता है। तो पहले बताया है कि वो एक देवी की जैसी थी, समुद्र से निकली थी और फिर उसके बाद वो बहती थी एक नदी के तौर पर, उसे पूजा जाता था। बाद में ये भी लिखा है कि वो कैसे सूख गई और अथाह वह लुप्त हो गई। तो ये सब चीजें हमारी बुक में लिखी हुई है, ऋग्वेद वाली में। अब है नगर योजना। मैंने बताया था ना कि यहाँ पे नगर योजना बहुत अच्छे से होती थी, या चीजें जो थी वो बहुत अच्छे से होती थी। ठीक। तो देखो नगर योजना में क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे, जो कि अब पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, इस सभ्यता के सबसे पहले दो नगर थे। एक तो हड़प्पा बहुत सबसे पुराना है इसका, और मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे पुराना है। अरे, जिनकी खोज लगभग एक शताब्दी पूर्व, मतलब बहुत साल पहले 1924 में की गई थी। ठीक। अब हमारा क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है 2025, है ना? ये, और ये बुक कब की है आपकी? ये पिछले साल की है। इसीलिए इसने क्या बोला, एक शताब्दी पूर्व। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं पता है आपको? एक शताब्दी में होते हैं हमारे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 100 साल। ठीक। तो एक शताब्दी पूर्व मतलब 1924 में की गई थी। मतलब मोहनजोदाड़ो और ये सब जो है वो तो है तो हमारे ईसा पूर्व वाले समय का, लेकिन जो इसकी खोज की गई है, जो ये मिला है, वो हमें 100 साल पहले 1924 में मिला है। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं। जो हमारी सिंधु नदी जो है हमारी, उसके आसपास हमें बहुत सारी पुरास्थल मिले हैं, मतलब पुरानी पुरानी जगह मिले हैं, जिसके कारण इस सभ्यता का आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसलिए क्योंकि वहां पे सिंधु रिवर जाती थी, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इंडस भी बोलते हैं कभी, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। बाद में अगर देखा जाए तो अनेक, सॉरी, बाद में अगर देखा जाए तो अनेक प्रमुख नगर जैसे कि धौलावीरा जो कि आपका गुजरात में है ना? राखी गढ़ी, देखो यहाँ पे आपका आंसर है जो ऊपर मैं फॉलोइंग बोला मैंने। राखी गढ़ी जो कि आपका हरियाणा में है, घवेरीवाल जो पाकिस्तान के चोलिस्तान वाले इलाके में है, और सैकड़ों जो छोटे छोटे स्थल थे जैसे कि गुजरात में लोथल की खोज की गई। एवं कुछ की खुदाई की गई। इस प्रकार की खोज आज भी जारी है। तो देखो ये कैसे कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई चीज है, तो खुदाई करके हमें कुछ ना कुछ मिला। तो ये रोचक है कि सरस्वती नदी की द्रोणी पर, मतलब जो बेसिन है, बेसिन मतलब जो पूरा उसका जो ये पूरा बेसिन होता है, जैसे ये नदी है, तो ये जो जहां तक बह रही है इसका ये जो पूरा होता है एरिया का, जिसमें इसकी सहायक नदियां भी आके इसको मिलती है, ये सब चीजें, इसको पूरा क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं। इसके बेसिन में ना, हम्म, न केवल दो महान नगर हमारे राखीगढ़ी और गवेरीवाल आते हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर भी आते हैं, जैसे कि हरियाणा का फरमाना आता है, और राजस्थान का कालीबंगन आता है। देखो इसी में सारे आंसर मिल गए कि राजस्थान में क्या है, आपका कालीबंगन है। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है, धौलावीरा में गुजरात है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। अगर आप लोग बोलोगे कि मैम हमें ये याद नहीं हो रहा, इसे याद भी करना है, अगर आप बोलोगे कि मैम हमें ये याद नहीं हो रहा, तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं हो सकता है आपके लिए ट्रिक लेके आ जाऊं। पहले कोशिश करना कि क्या पता आपको डायरेक्ट याद हो जाए। ठीक। हाँ, तो केवल दो महानगर है, राखीगढ़ी और गवेरीवाल आते हैं, बल्कि छोटे छोटे नगरों में जैसे कि हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा, और कुछ अन्य हरियाणा के दो जगह की भिराना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह अगर आप मानचित्र इसमें 6.3 में देखोगे, तो इसमें पूरा स्थल, जो पूरा स्थल है उसकी सघनता स्पष्ट होती है। देखो सघनता मतलब होता है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। ये देखो कितनी भीड़ दिख रही है, अभी दिखाती हूँ आप। हम्म, ये दिख रहा है कितने सारे छोटे 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 छोटे, ये ऐसे गोल 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 बना रखे हैं। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है। ठीक है। हम्म। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे वो सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी। अब देखो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में उसकी विशेषता जो है वो बता रहा है। तो ये इसकी विशेषता जो है वो याद रखनी है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट क्या है इसका, कि उस नगर में क्या था, हमारी चौड़ी सड़कें थी। दूसरा समान है, चारों दिशाओं की ओर उन्मुख थी। चारों दिशाओं की ओर हमारी क्या थी? उन्मुख थी। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अरे, दूसरा, अधिकांश नगरों में चारों ओर किलेबंदी की गई थी। हाँ, तो चारों ओर क्या थी? हमारी किलेबंदी की गई थी। और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते थे, जैसे कि ऊपरी नगर था यहाँ पे एक, और एक जो था संभवत अभिजात वर्ग जो थे, शायद में भी वो रहते थे। तो एक था ऊपरी नगर और एक था निचला नगर। ऊपरी नगर में बोला गया कि अभिजात वर्ग, जो थोड़े से जाति में थोड़े ऊपर के लोग थे, वो लोग रहते होंगे जरूर। और निचले वर्ग में साधारण लोग रहते थे। और ये भी ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ, ऐसा इनको लगता है।
इन्होंने अपने अनुमान अनुसार ऐसा बोला है। ठीक। तो देखो, पहले तो एक तो किलेबंदी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एक घर है और आपने घर के आसपास क्या करी है, बाउंड्री बनवा दी ताकि कोई भी ऐसा कोई चोर और आपके घर पे ना आ पाए, बाउंड्री बनवा दी तो थोड़ी। आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्य से किसी बस्ती या नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार, हम बड़े बड़े ऊंची ऊंची जो दीवारें बना देते थे उसको हम क्या बोलते थे, किले बंदी। अभिजात वर्ग जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे एक एक शब्द समाज के उच्च स्तर, जैसे कि शासक, अधिकारी और ये प्रशासक और प्राय पुरोहित या पुजारी को संदर्भित करता है। ठीक। तो ये है आपका अभिजात वर्ग। तो यहाँ पे शब्द समाज के उच्च स्तर, मतलब जैसे कि मैंने बताया उच्च स्तर में आपके शासक आ गए जो बहुत ऊंचे हो गए, जैसे आपकी गवर्नमेंट वगैरह, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी आ गए, प्रशासक आ गए, वही आपका मिनिस्टर्स, या पुरोहित। उस टाइम पे तो पुरोहित को भी, जो पुरोहित मतलब पंडित होता है आपका, पुरोहित या पुजारी को भी संदर्भित किया गया अभिजात वर्ग में। उसके बाद हुआ क्या, कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य से किया जाता था। हाँ, तो ये बता रहे हैं कुछ बड़े भवन भी थे। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, तो ये था ये नगर वाला, है ना। और ये है आपका चौथा पॉइंट कि कुछ जो थे आपका नगर, बड़े बड़े भवन भी बनाए थे जिसको हम सामूहिक उद्देश्य से प्रयोग करते होंगे, जैसे कि गोदाम में, है ना, जहाँ परिवहन के लिए आने जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। अब गोदाम में क्या होता है, अगर कोई जो सामान है या तो वो विदेश जाता है या विदेश से आता है, उस तरह की तीन जगह पे हमारा गोदाम में सामान रखा जाता है। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते थे। रोचक बात तो यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती थी। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है, सोचो कि बड़े घर और छोटे घर, सारे की जो गुणवत्ता थी, मतलब भले ही वो साइज में थोड़े छोटे या बड़े हो, लेकिन जो उनकी गुणवत्ता है, जो उनकी उसके अंदर जो खासियत है, वो सब में सेम थी। मतलब एक ही तरह का पत्थर या एक ही तरह की जो चीजें थी या एक ही तरह की जो तकनीक है, उन्हीं का यूज किया गया था। तो समानत उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि उसमें निर्माण में पक्की ईंटों का जो था उसका प्रयोग किया गया था। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय होता है। अब देखो, आज भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती जाती है, जैसे कि हमें मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला कि इनके यहाँ पे हमें क्या मिला था, एक महास्नान घर मिला है। क्या मिला है मोहनजोदड़ो में, एक महास्नान घर। तो ये चौथा पॉइंट हो गया था, ये है आपका पांचवा पॉइंट। अलग से ही पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हमें महास्नान घर मिला है, तो महास्नान, माँ से महा और माँ से मोहन, तो मोहनजोदड़ो महास्नान घर। तो एक छोटा और विस्तृत स्नानघर मिला है जिसका आकार 12 x 7 मीटर है। सबसे ऊपरी जमाई गई मिट्टी पर जल रोधक सामग्री। देखो अब क्या है, मान लो स्नानघर है, तो ऐसा करके कोई स्नानघर है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऐसी मिट्टी की लेयर लगा रखी है ताकि क्या हो, आपका पानी जो है वो नीचे रिसके ना जाए। ठीक। तो वही बोल रहा है कि सबसे ऊपरी जमाई गई मिट्टी पर जल रोधक सामग्री, जल रोधक, ताकि जल जो है वो आपका नीचे बह के ना चला जाए। ठीक। जैसे डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमन के परत चढ़ाई गई है। ठीक है, प्राकृतिक बिटुमन की परत चढ़ाई। स्नानघर के चारों ओर छोटे छोटे कमरे, अब जैसे स्नानघर है तो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे छोटा कमरा, यहाँ पे एक छोटा कमरा, यहाँ पे एक छोटा कमरा, और यहाँ पे एक छोटा कमरा जो है वहां पे है। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं भी मिलता है। अब इस कमरे, एक किसी कमरे के अंदर कुआं भी मिलता है। समय समय पर स्नानघर के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। अब जैसे ये है, इसके यहाँ पे कोने में क्या थी बेटा, एक नाली भी होती थी। क्या होती थी, नाली, ताकि ये इसका पानी जो है वो यहाँ पे जा सके। इस स्नानघर को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता था। जो स्नानघर होता था उस समय पर उसको बार बार साफ भी किया जाता था और साफ पानी से भरा भी जाता था। ये देखो, कालीबंगा में जो ऊपर वाली फिगर है, ये राजस्थान के कालीबंगा वाली जगह है जिसमें निचले नगर में चौड़ी सड़कें हैं। हाँ, दिख रहा है कितनी चौड़ी सड़क। ठीक। उसके बाद है ये दाएं, और यहाँ पे क्या है, धौलावीरा के मध्य नगर है। क्या है ये, धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र में लंबवत गलियां गलियां वलियां हैं, सड़कें हैं। धौलावीरा में तीन अलग अलग क्षेत्र थे। तो वहां पे क्या थे, तीन अलग अलग क्षेत्र थे, ना ना कि केवल अन्य नगरों की तरह दो क्षेत्र। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहाँ पे तीन क्षेत्र पाए गए हैं। तो धौलावीरा में धो धो के हमने तीन बना दिए, है ना। हम बोलते ना कि शरारत करोगे तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, है ना, ऐसे मजाक मजाक में। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि इतना धो दिया उसे कि दो से तीन हो गए वो। नॉर्मल हर जगह पे तो दो नगर ही, मतलब दो ही तरह के आवासीय क्षेत्र होते थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीन तीन क्षेत्र है, ना कि अन्य नगरों की तरह दो क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों पर बनाई गई है। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि कहाँ पे ये क्षेत्र थे और कहाँ पे तीन। ठीक। और अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई है।
अब क्या है, इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? अब अभी तक है ना, इसका पता नहीं है। देखो ये है आपका मोहनजोदड़ो का महास्नान घाट, देख रहे हो कितना सुंदर है। इसके आसपास दिख रहा है छोटे छोटे से क्या है, कमरे 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 बनाए गए हैं। ठीक। तो इसका निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा, ये आज भी सोचा जाता है कि क्या रहा होगा। पुरातत्ववेताओं ने अनेक संभावित व्याख्या प्रस्तुत की है। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नान घर, केवल राजसी परिवार के लिए स्नान घर। हाँ, तो देखो कुछ लोगों ने बोला कि जरूर ये सार्वजनिक स्नान के लिए होगा, कुछ लोगों ने बोला कि राजसी परिवार के लिए होगा, कुछ लोगों ने बोला कि धार्मिक कार्यों के लिए होगा। हालांकि पहली व्याख्या अब स्वीकार नहीं है, मतलब जो सार्वजनिक स्नानघर जो सोचा जाता है कि वैसा कुछ होगा, तो वो अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में तो स्नानघर बने हुए थे, तो सार्वजनिक स्नानघर की क्या जरूरत है। जरूर या तो राजसी परिवार के लिए होगा या किसी धार्मिक कार्य के होगा, जैसे जैसे कि आज भी हम अपने धार्मिक कार्य के लिए जैसे यहाँ पे जाते हैं, हम हरिद्वार में जाते हैं नहाने के लिए, तो उसमें क्या है, तो हम एक धार्मिक कार्य के लिए वहां पे जाते हैं डुबकी मारने के लिए। तो मे ऐसा हो सकता है, पॉसिबल कि हो सकता है कि ये भी किसी धार्मिक कार्य के लिए ही हो। ठीक। हम्म। अब इसका जल प्रबंधन में क्या है, देखते हैं ये बड़ा है कि छोटा है। हो सकता है आज, ठीक है, ये करा देते लास्ट टॉपिक। हाँ, इसमें क्या है बेटा, जल प्रबंधन का मतलब मैंने बताया था ना कि हड़प्पा वासी जो थे, वो जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। क्या करते थे, जल प्रबंधन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए, नहाने के लिए अलग से स्नान घर बना हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ना, मैं मम्मी बाथरूम में जाके नहा लूं, उसको स्नानाघर बोलते हैं। ये नगर जल निकासी प्रणाली से जुड़े हुए थे। अब देखो मान लो अगर ये कैसे बताऊं, जैसे मान लो अगर ये कहीं स्नानघर है ना, तो इसके पीछे से क्या है, ये इतनी, ये यहाँ पे से ऐसे गली आ रही है, इस गली से पानी जाएगा, फिर इस गली से सीधा आएगा, और दिख रहा है यहाँ पे ढलान है, यहाँ से सीधा 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 पानी आएगा, फिर पानी जाएगा आराम से। तो इससे हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जल नगर निकास प्रणाली जो थी उससे बहुत अच्छी थी, जो साधारण सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था, जो भी जो गंदा जो होता था जल वहां पे वो बहता था। ये सब चीजें थी। ठीक, ये कहाँ की जगह बताइए, लोथल की जल निकास प्रणाली दिखाई, और लोथल की जगह याद रखना कि वो कहाँ पे है, लोथल गुजरात में है। ठीक है। तो मोहनदाड़ो में लोग ईंटों से बनाए गए कुओं से पानी निकाला करते थे। हाँ, ईंटों से उन्होंने क्या बना रखा था, अपना कुआं बना रखा था, और उससे क्या करते थे, वो पानी निकालते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, जैसे पास के झरने और मानव निर्मित जो जलाशय जो थे, वो सब मिलते थे, पानी लेते होंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हुआ क्या था कि मोहनजोदड़ो में लोग क्या करते थे, ईंटों से बनाए हुए जो कुएं होते थे उससे पानी निकाला करते थे। किंतु जो अन्य क्षेत्र थे वहां पे तालाब, झरनों और जो जलाशय बनाए गए थे उनसे पानी लेते होंगे। और धौलावीरा में तो अगर देखा जाए तो गुजरात के कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा एक जलाशय भी बनाया गया था। कहाँ की बात कर रहे हैं, धौलावीरा। और धौलावीरा के बारे में अभी हमने एक खास तौर पे चीजें पढ़ी है कि इसमें 3 चरण में चीजें इसकी जहाँ पे जगह बनी थी। अब जलाशय होता क्या है, ये एक विशाल प्राकृतिक प्राकृतिक या तो हम मतलब ये या तो हमारा बहुत बड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है प्राकृतिक रूप से, या तो हमने गड्ढा खोद के इतनी बड़ी सी जगह हमने जगह बनाई है जहाँ पे हम कृत्रिम स्थान, कृत्रिम मतलब जो हमने खुद से बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल, जहाँ जल का भंडार किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं। ठीक। अब देखो, धौलावीरा में पत्थरों और यहाँ तक कि चट्टान को काट कर, तो धौलावीरा में क्या होता था, पत्थरों को या चट्टान को काट कर कम से कम 6 विशाल जलाशय का निर्माण किया गया था। 6, ये देखो यहाँ पे बना रखे फिगर में, यहाँ पे कहीं 6 किया गया था। इनमें से अधिकांश अगर देखा जाए तो कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जुड़ा गया था। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। अब देखो ये क्या है, धौलावीरा के चट्टानों को काट कर बनाया गया 33 मीटर विशाल लंबा जलाशय है ये। ठीक है, ये दिख रहा है ना पूरा, ये पूरा जलाशय। ठीक है, अब तो पुराना हो गया इसलिए ऐसा टूटा फूटा सा हो रहा है। ठीक। हम्म। अब है हमारा हड़प्पा वासी का आहार, कि वो खाना वाना क्या खाते थे, यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। हम्म, यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम्म। हम्म। ठीक। हाँ, सारे बच्चों को क्या करना है पता है ना, क्या करना है, कुछ नहीं मैम, खाना खाना है, सो जाना है, नहीं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखो मैंने आप लोगों के लिए ये नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, हिंदी वाला, कि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम आप हिंदी में भी पढ़ा दो, तो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी में। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ो,
ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे आपके लिए हिंदी में कंटेंट लाना है। अगर इसमें बहुत सारे लाइक्स, बहुत सारे कमेंट्स आएँगे तभी मैं हिंदी को कंटिन्यू करूँगी। अगर नहीं आएँगे तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों को नहीं चाहिए ये कंटेंट, तो हो सकता है कि मैं ना डालूँ आगे की वीडियोज़। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ जल्दी-जल्दी से बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट्स कर दो और बताओ ये लेक्चर कैसा लगा? ठीक है? थैंक यू बच्चों। बाय बाय।